हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज की वीडियो लेक्चर में हम जो है सीजी बोर्ड की क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 9 द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड सोशल चेंज, इसका हम फोर्थ पार्ट देखेंगे। तो फोर्थ पार्ट जो है वो लास्ट पार्ट है। इससे पहले हमने देखा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में, कैसे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ, क्या क्या कंडीशंस थे जिसके कारण जो ब्रिटेन में है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो पाया था, क्या क्या चैलेंजेस थे, जो वर्कर्स हैं उनको क्या क्या झेलना पड़ता था, ये सारी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद जो है हमने जर्मनी में उसके बाद हमने जो है वर्किंग क्लास जो है उनके बारे में देखा, इंडस्ट्रियलाइजेशन का उन पे क्या प्रभाव था उसके बारे में देखा। अब जो है हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है जर्मनी में कैसे स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई, क्या फेवरेबल कंडीशंस जो है जर्मनी में इंडस्ट्रियलाइजेशन को फेवर कर रहे थे, ये सारी चीज़ों के बारे में हमको देखना है। और इसके बाद हम थोड़ा बहुत इंडिया के बारे में भी जानेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। ब्रिटेन्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चेंजेस इकोनॉमी इन सिग्निफिकेंट वेज। इट वाज यूरोप्स फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब जब हम ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में हमने बात कर ली है, तो हमने ये जाना था कि इससे जो है उनकी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे। और यूरोप कंट्री है, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, वहाँ का ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। इट हेल्प द नेशन टू एस्टैब्लिश इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक माइंड। तो इससे जो है ब्रिटेन की पॉलिटिकल सिचुएशन और जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा सुधर गई थी। तो अदर यूरोपियन कंट्रीज सॉट टू फॉलो इट्स एग्जाम्पल एंड बिगैन इंडस्ट्रियलाइजिंग इट्स इकोनॉमी। और ब्रिटेन को देखते देखते जो अदर यूरोपियन कंट्रीज है, जैसे कि जर्मनी के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो इन्होंने भी उसको ब्रिटेन को एज ए एग्जाम्पल लेते हुए अपनी जो इकोनॉमी है वहाँ पे इंडस्ट्रीज लेके आना, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसको लेके आने की उन्होंने कोशिश की। However, the political situation in these countries in 1830 did not encourage industrialization. For example, Germany and Italy were divided into number of states. तो उस समय 1830s के समय में जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, जैसे जर्मनी, इटली, यहाँ पे जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो उतनी स्टेबल नहीं थी। तो जो पूरा जो कंट्री है वो अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, स्मॉल स्टेट्स में बटा हुआ था। लेकिन 1871 के आते आते these countries unified into constitutional monarchies, creating more conducive condition for industrialization. अब 1871 के आते आते ये जो कंट्रीज है इनमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्चीज आ गई, ठीक है, राजा हुआ करता था लेकिन राजा के साथ साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गया। तो इससे क्या है, एक फेवरेबल कंडीशन मतलब एक फेवरेबल कंडीशन मिली जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉसिबल हुआ। तो फ्रांस had also become a democratic republic, और इस समय तक फ्रांस भी एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन चुका था। तो two obstacles still stood in the way of speeding up industrialization. अब दो challenges और थे, ऑब्स्टिकल मतलब रुकाव, और थे इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्पीड देने के लिए। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या था, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर देम टू कम्पीट विद ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज पहले से स्टैब्लिश हो गई थी और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वहाँ लग चुकी थी, उससे कम्पीट करना, उससे कंपटीशन करना थोड़ा सा मुश्किल था। विच हैड इंडस्ट्रियलाइज स्ट्रॉन्ग एंड कैपिटल द इंटरनेशनल मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो पहले ही ब्रिटेन ने अपना दावा बोल लिया था, उनकी इंडस्ट्रीज पहले स्टार्ट हो चुकी थी, एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल एरिया था उनके पास, स्ट्रॉन्ग गुड्स थे, मार्केट था, इंटरनेशनल मार्केट में उनका दबदबा था, तो उनसे कम्पीट करना पॉसिबल नहीं था। In fact, it was almost impossible to break Britain's monopoly in textile industry. और ऐसी स्थिति थी कि जो मोनोपोली थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्रिटेन की, उसको तोड़ पाना बिल्कुल भी नामुमकिन था। उसके बाद द सेकेंड प्रॉब्लम वाज दैट these countries do not have strong capitalist class with capital and experience. और उसके बाद सेकेंड जो चैलेंज था, सेकेंड जो प्रॉब्लम था वो था इन कंट्रीज के पास में ऐसे लोग नहीं थे जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, कैपिटल हो, जिसको वो इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट कर सके, और ना ही किसी के पास इतनी एक्सपीरियंस थी। तो यहाँ पे एक हैवी मशीनरी की फैक्ट्री को दिखाया गया है, ये नहीं बताया गया है कि कहाँ का है, पर मोस्ट प्रोबेबली अब जर्मनी की बात कर रहे हैं तो जर्मनी का ही हो। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी जो हैवी मशीनरीज है उसकी फैक्ट्री है। Let us see how Germany addressed this problem. तो अब हमको देखना है कि जर्मनी ने इन दो प्रॉब्लम का सिचुएशन कैसे सामना कैसे किया। सबसे पहला क्या प्रॉब्लम था, ब्रिटेन का
पहले से ही दबदबा था मार्केट में। और सेकेंड प्रॉब्लम क्या था, उनके पास कोई कैपिटल, एक क्लास नहीं था, कैपिटलिस्ट क्लास नहीं थी जो इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करे। एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू मोर देन 300 स्मॉल स्टेट। आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 व्हेन यूरोपियन कंट्रीज वेयर रीऑर्गेनाइज्ड, जर्मनी वाज लेफ्ट विथ अबाउट 39 स्टेट्स। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय हम बात करें तो कंट्री किस में डिवाइडेड था, 300 स्टेट्स में। लेकिन नेपोलियन के हारने के बाद, डिफीट होने के बाद 1850 में जर्मनी में 39 स्टेट्स से थोड़ा थोड़ा रीऑर्गेनाइज वो चालू हो रहा था। तो सून दिस 39 जर्मन स्पीकिंग स्टेट फॉर्म अ लूज फेडरेशन। और जल्द ही जो ये 39 जर्मन, जहाँ पे लोग जर्मन स्पीकिंग स्टेट से, वो एक लूज फेडरेशन बनाना चालू किया। द मोस्ट पावरफुल अमंग दम वाज प्रूशिया। इट ट्राइड टू फॉर्ज द फेडरेशन इनटू स्मॉल यूनिट अंडर इट्स पॉलिटिकल अम्ब्रेला। तो ये जो 39 स्टेट्स है, इन्होंने एक लूज फेडरेशन मतलब एक ग्रुप फॉर्म करना चालू किया। और इसमें मोस्ट पावरफुल ग्रुप क्या था, प्रूशिया। अब ये जो फेडरेशन है, ये ट्राई कर रहा था कि अपने को एक सिंगल यूनिट में, एक पॉलिटिकल अम्ब्रेला के तहत जोड़ के रखें। One of the steps Prussia took was to form an economic union in 1839. It reduced traffic barriers to trade and reformed its currency system. अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो प्रूशिया ने क्या लिया, उन्होंने एक इकोनॉमिक यूनियन फॉर्म किया 1834 में। तो इससे जो ट्रैफिक बैरियर्स थे ट्रेड करने के लिए, ये और एक पर्टिकुलर करेंसी सिस्टम भी ये लेके आए। तो इससे जो है ये चीज़ें जो है नॉर्मलाइज हो गई। तो इट ऑल्सो ट्राई टू एंड द कंट्रोल ऑफ फ्यूडल लैंड ओनर्स ओवर द इकोनॉमी। और उन्होंने और क्या कोशिश किया, जो ये फ्यूडल लैंड ओनर्स का इकोनॉमी में जो दबदबा था उसको हटाने की इन्होंने कोशिश की। इट एबोलिश्ड the feudal practice of serfdom and carried out land reforms. तो इन्होंने जो feudal practice था कि हम ही है जो लैंड से टैक्सेस कलेक्ट करने का, वो अपने तरीके से करते थे। और जो लैंड, और बहुत सारे इन्होंने लैंड रिफॉर्म्स भी लेके आए। द टेनेंट पीसेंट्स वे फ्रीड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ फ्यूडल लैंड ओनर्स। तो हमको जैसे पता है कि फ्यूडल लैंड ओनर्स कौन होते हैं, जो अपने अधीन में लोगों को रख के काम अगर कराते हैं। तो टेनेंट जो पीसेंट थे उनको रिहाई दी के उनको फ्री कराया गया। As pointed out earlier, German had to compete with Britain to industrialize and become powerful. The German rulers focused on those industries that Britain had not developed. तो यहाँ पे देखिए, तो जर्मन का फर्स्ट पॉइंट क्या था कि जर्मन को ब्रिटेन से compete करना है, उससे कंपटीशन में आगे बढ़ना है। तो जर्मन रूलर्स ने क्या किया, ऐसे इंडस्ट्रीज में फोकस किया। उनसे compete करना है तो उन्होंने ऐसे इंडस्ट्रीज पे फोकस किया जो ब्रिटेन में अभी नहीं थी। तो इन दोज डेज देयर वेयर न्यू एरास ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देयर वेयर केमिकल इंडस्ट्रीज, हैवी मशीनरी इंडस्ट्रीज एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। अब इस समय जो है देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ऊपर भी बहुत सारी चीजें आ गई थी। तो एक नई एरा थे, एक नई एरियाज में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा था। तो इसमें कौन कौन से थे, केमिकल इंडस्ट्रीज थी, हैवी मशीनरीज की, और इलेक्ट्रिसिटी की इंडस्ट्री थी। तो केमिकल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस सिंथेटिक फर्टिलाइजर, सिंथेटिक डाइज, फार्मास्यूटिकल्स, फोटोग्राफिक केमिकल्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स एंड न्यू टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव्स। तो केमिकल इंडस्ट्रीज ये सारे प्रोडक्ट्स बनाती थी। और हैवी मशीनरीज में इंडस्ट्रियल मशीन्स बनते थे। और इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज में जो रैपिडली डेवलप हो रही थी, इन्वेंशन मतलब नए नए इक्विपमेंट्स का इन्वेंशन हो रहा था इलेक्ट्रिसिटी से। जैसे कि आज की डेट में हमारे पास देखिए कितने सारे इक्विपमेंट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले। तो वो दौर स्टार्टिंग ही था जब इलेक्ट्रिसिटी बल्ब स्टार्ट हुआ था। बल्ब के बाद कई सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बन रहे थे। तो ये सारे जो है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के अंदर आ रहे थे। तो अमंग द फॉरमोस्ट इन्वेंटर्स ऑफ दैट टाइम वाज अमेरिकन इन्वेंटर थॉमस अल्वा एडिसन। ठीक है, इन्वेंशंस भी हो रहे थे। तो उसमें सबसे बड़े इन्वेंटर कौन थे, इन्वेंटर थॉमस अल्वा एडिसन। अब इसके साथ साथ में 1850s में रेलवेज भी आए, फिर स्टीम शिप्स आए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया था जहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जा सके। तो जर्मन इंडस्ट्रियलिस्ट चूज टू डेवलप दिस एरियाज टू कम्पीट विद ब्रिटेन। But unlike textile and cotton mills, the new industries required heavy capital investment. तो जर्मन के जो इंडस्ट्रीज थे उन्होंने क्या चूज किया कि अगर उनको ब्रिटेन से compete करना है तो इन एरियाज पे फोकस करेंगे। किस पे केमिकल पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, केमिकल और इलेक्ट्रिसिटी और हेवी इक्विपमेंट्स में। तो
ये टेक्सटाइल और कॉटन मिल्स के लिए उतना कैपिटल का ज़रूरत नहीं था, लेकिन ये नई इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। तो जर्मनी डिड नॉट हैव सच वेल्दी कैपिटलिस्ट। तो जर्मनी के पास इतने वेल्दी लोग नहीं थे, ऐसे पैसे वाले लोग नहीं थे जो इतना खर्चा कर सके. So this was where German government stepped in with large capital investment. It created a vast railway networks in country and invested in opening mines. अब इस समय जो है जो जर्मन गवर्नमेंट है उसने एक कदम आगे रखा और उसने बहुत सारा पैसा लगवाया, इन्वेस्टमेंट किया और एक बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क इन्होंने फॉर्म किया पूरी कंट्री में ताकि गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो सके, और इन्वेस्ट किया माइंस में, ओपन माइंस में. तो यहाँ पे पिक्चर दी गई है जहाँ वुमेन वर्कर्स जो है फैक्ट्री पे वर्क कर रहे हैं पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी. The next initiatives was to open school, universities and technical institution. The research conducted in universities was linked to the requirement of industry. अब नए नए यूनिवर्सिटीज़ खोले गए, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन खोले गए, रिसर्च स्टेशंस खोले गए जहाँ पे मतलब यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च होते थे जो रिक्वायरमेंट्स भी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ आते थे. द टेक्निकल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो लिंक्ड with industry to ensure that their student acquired knowledge and skill required by the factories. Sorry. तो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को भी लिंक किया गया ताकि इंडस्ट्रीज में जो भी काम होता है उसको स्टूडेंट सीख सके, उनको नॉलेज हो उस चीज़ का, स्किल्स हो उनके पास में, ताकि वो आगे जाके फैक्ट्रीज में काम. The German state established a tax regime in which products of other countries imported from Germany faced high protectionist tariffs while the traffic on the goods exported from Germany were low. अब जर्मन स्टेट्स ने टैक्स भी लेके आए, उसमें जो प्रोडक्ट्स बाहर से आ रहे हैं जर्मनी से उनमें बहुत सारे टैरिफ्स थे, टैक्सेस थे, और जो गुड्स बाहर जा रहे हैं जर्मनी से उनमें लेस टैरिफ्स थे, मतलब टैक्सेस थे. तो दिस पॉलिसी प्रोटेक्टेड जर्मन इंडस्ट्री फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन. द ग्रोइंग पावर ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमी लेड जर्मन टू एस्टैब्लिश कॉलोनीज इन अफ्रीका एंड एशिया. तो ये जो पॉलिसी है, ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो पॉलिसी है, टैक्सेस की पॉलिसी है, इससे जो है जर्मन इंडस्ट्रीज जो है एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में आ पाया और इतना पावरफुल हो गया कि उन्होंने खुद की कॉलोनीज बना ली. कहाँ? अफ्रीका और एशिया में. इन दिस वे जर्मन state played an important role in country's industrialization. This was quite different from the role played by British state in Britain industrialization. तो ये एक जर्मन जो है इनका important role था कंट्री के इंडस्ट्रियलाइजेशन में, बट ये जो रोल है ये ब्रिटिश स्टेट ने जैसे ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन किया उससे काफ़ी अलग था. तो जर्मन कैपिटलिस्ट इंट्रोड्यूस्ड मेनी इंस्टीट्यूशनल इनोवेशंस टू फेस इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन एंड मेक अप फॉर देयर लैक ऑफ कैपिटल. तो जर्मन जो कैपिटलिस्ट थे उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इनोवेशंस लेके आए ताकि जो इंटरनेशनल कंपटीशन है उसको वो फेस कर सके और उनके पास जो पैसों की कमी है वो कम हो सके. तो लार्ज बैंक प्लेड अ सेंट्रल रोल. इवन मोर इम्पॉर्टेंट वाज द फॉर्मेशन ऑफ कार्टल्स, यूनिफाइड ट्रेड एसोसिएशन. तो बड़े बड़े बैंक्स आए जो एक अच्छा रोल प्ले कर रहे थे ताकि लोगों को कैपिटल मिल सके इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, और इम्पोर्टेंट रोल था कि उन्होंने एक फॉर्मेशन, एक एसोसिएशन बनाया. क्या था? यूनिफाइड ट्रेड एसोसिएशन. ईच कार्टल, ठीक है, इनको क्या कहा जा रहा है? कार्टल. तो ईच कार्टल इंक्लूडेड ऑल कंपनीज इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल सेक्टर. तो हर एक कार्टल में कौन होता था? एक पर्टिकुलर कंपनीज, जितनी भी कंपनीज एक इंडस्ट्रियल सेक्टर में है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी वाला सेक्टर हो गया, केमिकल वाला सेक्टर हो गया. तो देयर मेंबर्स हैड टू फॉलो सर्टेन म्यूचुअल बेनिफिशियल रूल्स. तो इनके मेंबर्स को कुछ एक जैसे रूल्स फॉलो करने, बेनिफिशियल मतलब जिससे उनको खुद को फायदा हो, ऐसे रूल्स फॉलो करने की जरूरत थी. बाय जॉइनिंग हैंड इंस्टेड ऑफ competing with each other, the company could keep prices of their product high. तो कंपनीज के पास राइट था कि वो अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को हाई रखे. बाय 1900, तो 1900 के आते आते जर्मनी had captured 90% of the market for synthetic dye. और 1900 के आते आते जर्मनी ने 90% जो मार्केट है सिंथेटिक डाइज का उसको अपने अंदर रखा. तो सिंथेटिक केमिकल इंडस्ट्रीज हेल्प टू एस्टैब्लिश, और सिंथेटिक केमिकल इंडस्ट्रीज से क्या क्या एस्टैब्लिश किया उन्होंने?
फोटोग्राफिक केमिकल्स में, क्योंकि उस समय फोटोग्राफी आ गई थी, कैमरास आ गए थे, तो फोटोग्राफी में यूज़ करने वाला केमिकल जिसे पिक्चर बनती थी, प्लास्टिक्स में, सिंथेटिक फाइबर में, एक्सप्लोसिव्स में, ये आगे बढ़ गए। तो जर्मनी इज प्रोडक्शन ऑफ केमिकल व 60% हायर देन ब्रिटेन, और जर्मनी का जो केमिकल प्रोडक्शन है वो 60% हायर था, किससे? ब्रिटेन से। तो जर्मन इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टील इंडस्ट्रीज ऑल्सो सॉ रैपिड प्रोग्रेस ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इसी समय में जर्मन की जो इलेक्ट्रिसिटी और स्टील इंडस्ट्रीज है उसमें भी काफी इजाफा हुआ, काफी वो आगे बढ़ गए। उसके बाद हमको देखना है स्टेट सोशलिज्म इन जर्मनी। लेबर इन ब्रिटेन हैड टू वर्क इन एडवर्स कंडीशन ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री। तो अब जैसे कि हमने ब्रिटेन का देखा था, वैसे ही जो जैसे हमने ब्रिटेन में देखा था कि उनको बहुत ही बुरी कंडीशन में वर्क करना पड़ता था, तो वैसे ही जर्मनी फेस्ड अ सिमिलर प्रॉब्लम बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जर्मनी के पास भी यही सेम प्रॉब्लम था इंडस्ट्रियलाइजेशन का। तो लेबर मूवमेंट स्प्राउटेड एज वेल, द वर्कर्स अडॉप्टेड सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज एंड शॉट अ लॉन्च अ सोशल रेवोल्यूशन। तो लेबर मूवमेंट्स हर जगह आए कि उनका जो वर्किंग कंडीशन है उनको वो सुधारे, तो वर्कर्स जो है उन्होंने एक आइडियोलॉजीज वगैरह अपनाए और एक सोशल रेवोल्यूशन वो लेके आए। The German state took steps to control the situation. First, it instituted compulsory and free primary education to all children were educated. तो जर्मन स्टेट भी अपने कुछ स्टेप्स लेके आए। फर्स्ट उन्होंने क्या किया, कंपलसरी कर दिया कि लोगों को, बच्चों को जो है फ्री और कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन जो है वो फ्री दे सके। तो रॉयल टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस सेटअप हुए जहाँ पे फ्री एजुकेशन दिया जाता था जो कि स्किल्ड वर्कर्स बनना चाहते हैं। और अदर इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था कि सोशल लेबर के लिए वेलफेयर स्कीम्स लेके आए, जैसे कि जो बूढ़े हैं उनके लिए ओल्ड एज पेंशन स्कीम, मेडिकल और एक्सीडेंट में अगर हो जाता है मेडिकल इंश्योरेंस हो गया और एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए इंश्योरेंस। तो दिस वेलफेयर फैसिलिटीज जो है ये स्टेट और फैक्ट्री ओनर्स दोनों के द्वारा चलाए जाते थे। तो इससे क्या हुआ, वर्कर्स जो है अपनी लाइफ को रेस्पेक्ट के साथ, अपनी सर्विस ड्यूरेशन में, अपने रिटायरमेंट में, और जब भी वो सिक या इंजर्ड है उसमें वो अच्छा जीवन जी पा रहे थे। अगर किसी को चोट लग गई तो उसकी मेडिकल फैसिलिटीज मिल सके, तो ये सारी फैसिलिटीज उनको मिल रही थी। तो इस इनिशिएटिव्स के साथ जो स्टेट है उन्होंने लेबर मूवमेंट जो है उसको कंट्रोल में रखा। सिंस इट द स्टेट itself implemented the social demands, the policy is called state socialism। तो स्टेट ने खुद ये सोशल डिमांड्स को खुद ही एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए क्या कहा जाता है, इसको स्टेट सोशलिज्म कहा जाता है। तो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई हुई है, फिगर 9.9, फिगर 9.9 की बात करें, हाँ फिगर 9.9 की एक पिक्चर दी गई हुई है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखिए ये एक मजदूर है और ये स्टेट है, मतलब ये एम्परर है। तो ये एम्परर आई एम विथ यू, तो एम्परर क्या बोलता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सोशलिस्ट वर्कर क्या बोलता है, ओके ब्रदर बट फर्स्ट रिमूव योर क्राउन एंड देन जॉइन अस। तो एम्परर को क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हाथ बढ़ाओ करके, लेकिन ये जो सोशल वर्कर है ये क्या बोल रहा है, अगर तुम मेरे साथ हो तो तुम पहले अपना जो क्राउन है उसको हटाओ, उसके बाद मेरे को ज्वाइन करो। तो ये 1980 का एडिशन है स्टार्टिकल मैगजीन पंच, उसमें ये लंदन में ये छपी हुई थी। उसके बाद हमको देखना है सोशल इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और उसके बाद हमको देखना है इंडिया के बारे में। तो ये ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम यहाँ पे पॉज करेंगे, और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट सेक्शन में इसका जो है हम ये वाला पॉइंट और इंडिया वाला जो पॉइंट है उसको कवर अप करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया। वीडियो लेक्चर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।